हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में क्लास 9th केमिस्ट्री का एक चैप्टर रिवाइज करेंगे। तो चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इस चैप्टर का पूरा एक वन शॉट रिवीजन करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले समझ लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में, और सबसे पहले इसके सारे टॉपिक समझ लेते हैं। इसमें सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में बताया गया है। फिर इसमें एटम के स्ट्रक्चर के लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने अपने पॉइंट्स बताए थे, उन सब के बारे में पढ़ना है। फिर उसके बाद इसमें वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, आइसोटोप्स, आइसोबार, और जो आइसोटोप्स हैं उनके कुछ एप्लीकेशंस पढ़ने हैं। तो इतनी सारी चीज़ें इस चैप्टर में दी गई हैं, उनको यहाँ पर रिवाइज कर लेंगे एक बार। तो सबसे पहले जो टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इसके बारे में समझते हैं कि क्या होता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो जैसा कि डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी में बताया था कि एटम जो है वो इनडिविजिबल होता है, उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता है, और यही डाल्टन की सबसे बड़ी ड्रॉबैक्स हो गई थी। और जो एटम है वो डिविजिबल होता है और 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बनता है। एटम इज मेड ऑफ 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स। वो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब इन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किन साइंटिस्ट ने की थी, उनके नाम भी इंपॉर्टेंट हैं, तो उनके नाम पता होने चाहिए साइंटिस्ट के। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जे जे थॉमसन ने की थी, जे जे थॉमसन। और प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी ई गोल्ड स्टेन ने, ई गोल्ड स्टेन। और नेक्स्ट है न्यूट्रॉन की डिस्कवरी जेम्स चैडविक ने की थी। तो ये तीनों जो साइंटिस्ट के नेम हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के लिए, ये तीनों साइंटिस्ट के नेम इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको ध्यान रखना है। अब इसमें सबसे पहला जो मॉडल था एटम का, वो जे जे थॉमसन ने दिया था। तो समझ लेंगे जे जे थॉमसन ने अपने मॉडल में क्या बताया था। जे जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। इन्होंने बताया था कि जो एटम है वो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर की तरह होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं एम्बेडेड होते हैं इसी के अंदर। एम्बेडेड मतलब अंदर की तरफ घुसे होते हैं। जिस तरह से वाटरमेलन में जो रेड पार्ट है वो इन्होंने पॉजिटिवली चार्ज बताया था, और जो उसमें ब्लैक शीट्स होते हैं वो जे जे थॉमसन के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन की तरह उसमें एम्बेडेड होते थे। तो जे जे थॉमसन ने अपने मॉडल का कंपेयर जो था वो वाटरमेलन से भी किया था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और दूसरा पॉइंट इन्होंने बताया था कि इसमें पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस जो होते हैं वो इक्वल मैग्नीट्यूड में होते हैं, जिससे कि एटम जो है वो पूरा न्यूट्रल होता है। और ज्यादा कुछ नहीं बता पाए थे जे जे थॉमसन, इन्होंने यही 2 पॉइंट बताए थे। तो इनको लिखकर एक बार समझ लेंगे। एन एटम कंसिस्ट ऑफ positively charged sphere and electrons are embedded in it। और नेक्स्ट पॉइंट था the positive and negative charges are equal in magnitude
equal in magnitude, so the atom as a whole neutral. और जो इन्होंने अपने मॉडल की कंपैरिजन की थी वो कंपेयर विद वाटरमेलन एंड क्रिसमस पुडिंग। क्रिसमस पुडिंग और वाटरमेलन से इन्होंने अपने मॉडल की कंपेयर की थी। और इनकी ड्रॉबैक यही थी कि जो इन्होंने एक पॉइंट में बताया था कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल होंगे, जबकि दूसरे पॉइंट में बताया था कि पूरा एटम पॉजिटिवली चार्ज है जिसमें इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड है। तो इनका जो मॉडल था वो ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाया था एटम के बारे में। और इनकी ड्रॉबैक्स जो थी वो यही थी कि इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड होंगे, ये इन्होंने गलत बताया था। उसके बाद नेक्स्ट एक साइंटिस्ट आए थे रदरफोर्ड। उन्होंने अपना मॉडल देने से पहले एक गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया था। तो सबसे पहले उस गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट का डायग्राम समझ लेंगे, फिर उसके डायग्राम से जो उन्होंने रिजल्ट निकाले थे वो समझेंगे। तो नेक्स्ट है टॉपिक रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। और इस एक्सपेरिमेंट से भी उन्होंने कुछ रिजल्ट निकाला था, उसको बाद में समझ लेंगे। तो उसमें उन्होंने गोल्ड फॉइल के ये पार्टिकल जो थे वो इस तरह से बना करके दिखाए थे। और इनमें क्योंकि जो भी एटम होता है वो स्फेरिकल होता है, तो ये स्फेयर से बना दिया, ये सब इनके सेंटर हैं। इनमें क्या होता था, इनमें फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल जब पास कराया जाता था, ये अल्फा पार्टिकल्स रहे हैं, अल्फा पार्टिकल्स। और ये गोल्ड फॉइल एटम है, गोल्ड फॉइल एटम। और जब इनमें फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल पास होते थे तो कुछ इस तरह से देखा जाता था। डायग्राम पहले ड्रॉ कर दें फिर उसको डिस्क्राइब करते हैं। तो इसमें इन्होंने देखा था कि जो अल्फा पार्टिकल होते हैं वो जब गोल्ड फॉइल के एटम से पास होते हैं, तो जब एटम के सेंटर से दूर होते थे तो वो स्ट्रेट पास हो जाते थे। और जब स्ट्रेट पास होते थे तो इससे इन्होंने ये रिजल्ट बताया था कि जो एटम होगा वो एम्प्टी स्पेस ज़्यादा से ज़्यादा कंसिस्ट करेगा। मतलब कह सकते हैं कि अगर स्ट्रेट पार्टिकल पास हो रहे हैं तो उस एटम में ज़्यादा से ज़्यादा जो स्पेस होगा वो एम्प्टी होगा, खाली होगा। फिर उन्होंने कुछ ऐसा देखा था कि कुछ जो अल्फा पार्टिकल्स रे होती थी या अल्फा रेज होती थी, वो कुछ स्मॉल एंगल से या लार्ज एंगल से डिफ्लेक्ट भी हो रही थी। डिफ्लेक्ट होने का मतलब मुड़ जाती थी अपने पाथ से। तो इससे इन्होंने ये बताया था कि जो पॉजिटिव चार्ज एटम जो है, या एटम में जो भी पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत ही एक छोटे से स्पेस में है। उसी छोटे स्पेस के पास से जब अल्फा पार्टिकल्स पास होते थे तो वो वहां से डिफ्लेक्ट हो जाते थे, अपने पाथ से मुड़ जाते थे, क्योंकि अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव होता है और एटम का जो सेंटर या जो एटम में एक बहुत छोटा सा स्पेस था वो भी पॉजिटिव है।
दो पॉजिटिव चीजें एक दूसरे को रिपेल करती हैं, तो रिपेल हो जाने की वजह से ये अपने पास से मुड़ जाते थे। और नेक्स्ट इन्होंने ये देखा था कि कुछ अल्फा पार्टिकल अपने पाथ से वापस भी हो रहे थे। जैसे कि ये देखा जा रहा है कि ये अल्फा पार्टिकल यहाँ से गया और एटम के सेंटर पर जब ये जाकर के स्ट्राइक होते थे तो अपने पाथ से ये रीबाउंड हो जाते थे या वापस आ जाते थे। इससे इन्होंने ये बताया कि एटम का जो सेंटर है वो पूरा पॉजिटिवली चार्ज है, और जो वहीं पर एटम का जो वॉल्यूम होगा, या कह सकते हैं एटम का पूरा मास जो है वहीं पर कंसंट्रेट होगा। तो ये रदरफोर्ड ने अपने जो एक्सपेरिमेंट में ये जो 3 पॉइंट निकाले थे, इसका कंक्लूजन ये था कि इन्होंने ये बताया था कि एटम के सेंटर पर एक हार्ड और डेंस कोई भी एक एटम का जो सेंटर होता है वो हार्ड और डेंस है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है, और इसी हार्ड डेंस और पॉजिटिवली चार्ज्ड सेंटर को ही रदरफोर्ड ने एक नाम दिया था न्यूक्लियस। और जो इससे इन्होंने कंक्लूजन निकाला था वो ये था कि इन्होंने अपने इस गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट से न्यूक्लियस की डिस्कवरी कर दी थी। तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी के बारे में अगर पूछा जाएगा तो रदरफोर्ड साइंटिस्ट ने most of alpha particles passed straight. It shows that most of space inside atom is empty. दूसरा पॉइंट था some of alpha particles were deflected by small angles or large angle. It shows that positive charge atom occupies very little space. मतलब जो पॉजिटिव चार्ज एटम होगा वो बहुत ही छोटे से स्पेस में पॉजिटिव होगा। थर्ड पॉइंट था इनका few alpha particles appeared to rebound. कुछ वापस आते हुए भी दिखाई दिए थे। It shows that all the positive charge were concentrated in a center of atom, which is called न्यूक्लियस, जिसे इन्होंने न्यूक्लियस कहा था। तो अगर न्यूक्लियस की शॉर्ट में डेफिनेशन समझ लेंगे तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी द सेंटर ऑफ एटम which is positive, hard or dense is called न्यूक्लियस। डिस्कवरी इसकी रदरफोर्ड ने ही की थी। तो ये था रदरफोर्ड का गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। अब समझ लेंगे रदरफोर्ड के जो एटम के लिए मॉडल था उसके पॉइंट। तो रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम।
इन्होंने बताया था कि एटम में एक पॉजिटिव सेंटर है जिसको इन्होंने न्यूक्लियस कह दिया था, और इसी न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे सर्कुलर पाथ में। उन सर्कुलर पाथ को इन्होंने ऑर्बिट कहा था। और जो न्यूक्लियस है वो एटम के साइज के कंपेयर में बहुत ही छोटा है। ये पॉइंट बोर रदरफोर्ड ने अपने बताए थे। तो फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा, देयर इज पॉजिटिवली चार्ज्ड center in an atom called nucleus। और नेक्स्ट पॉइंट था, the electrons revolve around the nucleus in circular orbit, circular path, which called कॉमा लगा के called orbits। नेक्स्ट पॉइंट था इनका, the size of nucleus is very small as compared to the size of atom। तो जे थॉमसन और रदरफोर्ड के मॉडल की अगर कंपेयर की जाए तो जे थॉमसन ने बताया था कि पूरा एटम पॉजिटिव चार्ज होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड होंगे, जबकि रदरफोर्ड ने बताया था कि ऐसा नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं। और रदरफोर्ड का भी जो मॉडल था वो पूरी तरह से सही नहीं था, उसमें भी कुछ ड्रॉबैक्स थे। तो अब रदरफोर्ड मॉडल के जो ड्रॉबैक्स थे उन्हें ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। तो रदरफोर्ड का जो मॉडल था उसका ड्रॉबैक ये था कि इन्होंने कुछ इस तरह से बताया था कि ये एटम हो गया और एटम का ये सेंटर पॉजिटिव हो गया और इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कुछ इस तरह से रिवॉल्व करेंगे, स्पाइरल, एज ए स्पाइरल। ये इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्यूशन के बारे में इन्होंने बताया था। और अगर इलेक्ट्रॉन इस तरह से रिवॉल्व करेगा तो रिवॉल्व होते होते अपनी एनर्जी जो है वो पूरी लॉस कर देगा और इलेक्ट्रॉन जो है वो इसी न्यूक्लियस में आकर के गिर जाएगा। और जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर जाएगा, इलेक्ट्रॉन होता है निगेटिवली चार्ज और न्यूक्लियस है पॉजिटिव चार्ज, और निगेटिव पॉजिटिव मिल करके पूरा एटम जो है वो न्यूट्रल, मतलब पूरा एटम जो है वो खत्म ही हो जाएगा, जिससे कि एटम की स्टेबिलिटी ही नहीं रहेगी। तो जो रदरफोर्ड का मॉडल था वो एटम की स्टेबिलिटी को ही एक्सप्लेन नहीं कर पाया था और यही इनकी ड्रॉबैक हो गई थी। तो इसके बाद इनकी ड्रॉबैक्स को बोहर, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कुछ चेंज किया था। तो इनकी ड्रॉबैक्स है, ही डू नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। अब जब एटम की स्टेबिलिटी ही नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे तो इनका मॉडल जो है वो कहीं ना कहीं गलत हो गया था। तो नेक्स्ट साइंटिस्ट थे बोहर, बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। बोहर ने जो रदरफोर्ड के मॉडल में चेंजमेंट किया था वो एक चेंजमेंट किया था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो
सभी अलग अलग ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेंगे, एक ही ऑर्बिट या एक ही सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व नहीं करेंगे। और जब इलेक्ट्रॉन बोहर के अकॉर्डिंग जब इलेक्ट्रॉन अलग अलग सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहे थे तो उस दौरान अपनी एनर्जी रेडिएट नहीं करते थे और ना ही न्यूक्लियस में गिरते थे, और एटम जो था वो स्टेबल बना रहा। और इससे जो बोहर का मॉडल है एटम के लिए वो सक्सेसफुल रहा और वही आज भी सक्सेस है। तो इसको इसके पॉइंट समझ लेते हैं। इन्होंने और भी कई चीजें बताई थी कि अलग अलग जो सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे उन सर्कुलर पाथ को इन्होंने एनर्जी शेल या एनर्जी लेवल कह दिया था। और उन सब अलग अलग एनर्जी सेल्स में जो नंबरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती थी या इलेक्ट्रॉन घूमने की जो नंबरिंग होती थी वो भी फिक्स होती थी। उसको कैसे पता किया जाए कि किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे उसके लिए भी इन्होंने एक रूल बताया था। तो वो सारी चीजें अब आगे समझते हैं। और हर एनर्जी शेल की अपनी एक फिक्स्ड एनर्जी होगी, ये सारी चीजें इन्होंने बताई थी। तो इनका पहला पॉइंट है इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम but in discrete orbit. Discrete orbits, these orbits are called energy shells or level, which are represented by K, L, M, N and so on. और नेक्स्ट पॉइंट था इनका each energy shell have different amount of electron and different energy level. And different energy, sorry. Next point है the maximum number of electrons present in a shell is given by, जो रूल दिया था वो था 2n स्क्वायर का। इसमें निकाला जाता था इस तरीके से फॉर के शेल, क्योंकि के जो होती थी वो फर्स्ट शेल होती थी, इसके लिए n की वैल्यू होती थी 1। तो इसमें जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2n स्क्वायर के अकॉर्डिंग रह सकते हैं वो है 2। इसी तरह से फॉर एल शेल दूसरी होगी, इसके लिए n होगा 2। और जब n की वैल्यू 2 रखी जाएगी 2n स्क्वायर में तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 8। इसी तरह से फॉर m शेल n होगा 3 तो 2n स्क्वायर से आ जाएगा ये 18। तो इस तरह से ये मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की फिलिंग जो थी वो बोहर ने बताई थी 2। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन जब अपनी अलग अलग ऑर्बिट में रिवॉल्व करते थे तो एनर्जी रेडिएट नहीं करते थे, जिससे इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस में नहीं गिरता था। इलेक्ट्रॉन कीप ऑन रिवॉल्विंग इन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स, डू नॉट रेडिएट एनर्जी। और एक पॉइंट ये भी बताया था कि अगली सेल में इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं भरे जाएंगे जब तक कि उससे पहले वाली शेल जो है वो पूरी ना भर जाए।
तो इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट filled in next shell unless inner shell are filled। जब तक अंदर वाली शेल फिल्ड नहीं होगी तब तक अगली शेल में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग नहीं की जाएगी। और इनका जो इलेक्ट्रॉन वो डायग्राम था बोर का वो कुछ इस तरह का था। ये कुछ था, इसमें इन्होंने ये इलेक्ट्रॉन्स बनाए थे 2 3 4 5 6 7 8। ये था न्यूक्लियस, ये थी के शेल, ये एल शेल और ये एम शेल। और भी होंगी, इसमें जितना भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए गए होंगे उसके अकॉर्डिंग इनकी शेल्स जो है वो चेंज होती जाती हैं। तो ये थे एटम के स्ट्रक्चर के बारे में जो 3 साइंटिस्ट ने अपने अपने मॉडल बताए थे। उन साइंटिस्ट की ड्रॉबैक्स पढ़ ली, जिसमें से बोहर का मॉडल जो है वो सक्सेसफुल रहा। अब समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। दो चीजें हैं, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन और एक वैलेंसी। तो जैसे अभी ये पढ़ा कि अलग अलग एनर्जी शेल में इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करते हैं, तो जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे वो कहलाते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल is called valence electron। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का एग्जाम्पल समझने से पहले हम इसमें एक चीज और बताएंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस ये होता है द फिलिंग ऑफ या डिवाइडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट एनर्जी शेल is known as इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अलग अलग एनर्जी शेल में इलेक्ट्रॉन का डिवाइडेशन कर दो या इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर दो तो वो कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फॉर एग्जांपल इसमें जैसे हम समझ लेंगे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 और इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो हो जाएगा 2,6। सॉरी, ये जो इलेक्ट्रॉन फिलिंग है वो अभी ऊपर बताया जा चुका है। के में ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और एल में ज़्यादा से ज़्यादा 8। तो 2 और 6 जो है वो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। इसी तरह अगर सोडियम का देख लेंगे तो 11 और इसका लिखेंगे 2 8 1। ये है इनकी शेल, ये हो जाएगी के, ये एल, ये एम। एल में ज़्यादा से ज़्यादा 8 ही रह सकते हैं तो 2 8 10 हो गया और एक जो बचेगा वो एम शेल में जाएगा। इसी तरह से अगर क्लोरीन की बात करें 17 तो ये हो जाएगा 2 8 7। और अगर इसी तरह से एक और यहाँ पर लिख लें नियॉन 10 होता है, ये हो जाएगा 2,8। तो ये इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का तरीका है और इनकी जो लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वही कहलाते हैं इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे कि अगर हम इसका देख लें तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा 6, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा 1, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा 7 और इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा 8।
तो जो लास्ट वाली शेल में इलेक्ट्रॉन की नंबरिंग होती है वही कहलाती है उसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और उनको इस तरह से निकाल सकते हैं। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन के कुछ एग्जाम्पल भी हो जाएंगे। अब नेक्स्ट इसमें वैलेंसी, ये छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं जो आती हैं। कोई भी एटम कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, गेन कर रहा है या फिर शेयर कर रहा है, और ये लॉस और गेन और शेयर करने की जो प्रोसेस होती है वो एक एटम दूसरे से कंबाइन होने के लिए करता है। तो यही लॉस करने की, गेन करने की और शेयर करने की जो कैपेसिटी होती है किसी भी दूसरे एटम से कंबाइन होने के लिए, वो कहलाती है उसकी वैलेंसी। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, वैलेंसी की डेफिनेशन काफी पूछी जाती है। एन एटम ऑफ ईच एलिमेंट हैज अ डेफिनेट combining capacity called its valency। जैसे इसके एग्जाम्पल समझ लेंगे, जैसे कि सोडियम है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 11, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अभी बताया 281 लिखा जाएगा। तो सोडियम के लिए ये ज़्यादा इजी रहता कि ये 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर ले, और जब 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 1। कोई भी एटम जितने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा या जितने गेन करेगा वही उसकी वैलेंसी होगी। अब जैसे कि ऑक्सीजन का समझ लेंगे, 8 होता है, इसका हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,6। अब इसके लिए इजी रहता है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे, और जब गेन करेगा तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 2। तो इस तरह से वैलेंसी निकाली जाती है। अब नेक्स्ट इसमें टॉपिक है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, दो चीजें पढ़नी है, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। तो एटॉमिक नंबर जो है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन वन एटम इज नोन एज एटॉमिक नंबर। इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल जेड से। जैसे इसका भी एग्जांपल समझ लेंगे, जैसे इसमें मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12। ठीक है, तो इसमें एटॉमिक नंबर अगर 12 है तो इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 12 हो जाएंगे, या कह सकते हैं मैग्नीशियम में 12 प्रोटॉन होते हैं, तो इस वजह से इसका एटॉमिक नंबर 12 होता है। और जैसे कि क्लोरीन का समझ लेंगे, क्लोरीन में 17 प्रोटॉन होने की वजह से इसका एटॉमिक नंबर 17 हो जाता है। नाइट्रोजन का समझ लेंगे, नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसका एटॉमिक नंबर 7 हो जाता है। और इसमें एक कैल्शियम का समझ लेंगे, कैल्शियम में 20 प्रोटॉन होने की वजह से इसके एटॉमिक नंबर 20 हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे जितने भी आपके जितने भी एटम्स हैं उनके सबके एटॉमिक नंबर इस तरह से समझ सकते हैं। नेक्स्ट है एटॉमिक मास, या इसे मास नंबर भी कहा जाता है, मास नंबर। मास नंबर या एटॉमिक मास जो है वो सम होता है द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन वन एटम is known as atomic mass। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल ए से। तो किसी भी एटम में, किसी भी एक एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन
टोटल या कह सकते हैं टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो कहलाता है एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास को इस तरह से भी लिख सकते हैं, A इज इक्वल टू P प्लस N, या अभी ऊपर पढ़ा है कि जितने प्रोटॉन होते हैं उतना ही उसका एटॉमिक नंबर हो जाता है। तो इसका फॉर्मूला ये भी हो सकता है, P जो है वो Z के इक्वल है तो Z प्लस N। इससे आते हैं क्वेश्चन इस तरह से, जैसे कि एक यहाँ पर छोटा सा इसका क्वेश्चन बता देते हैं। ऐसे आ जाता है जैसे एल्यूमिनियम 1327 लिखा है और कह दिया जाता है फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन अगर फाइंड करने हैं तो इसका कंपेयर कर लिया जाता है। कंपेयर करने के लिए एक चीज और समझ लेंगे, जनरली इस तरह से लिखा जाता है जैसे कोई भी एलिमेंट है, हमने यहाँ पर x ले लिया है, इसका एटॉमिक नंबर हमेशा नीचे लिखा जाएगा जिसे z से रिप्रेजेंट किया जाता है, और एटॉमिक मास हमेशा ऊपर लिखा जाता है जिसे a से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो किसी भी एलिमेंट में उसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास का रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से किया जाता है, जो यहाँ पर एल्यूमिनियम का इस तरह से ले लिया गया है। और अगर इसको अब हम इसका आंसर लिखेंगे तो एल्यूमिनियम का Z जो है वो 13 है और A जो है वो 27 है। तो Z जो है वो P के इक्वल होता है तो 13 हो गया, और जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं ऐसा हर साइंटिस्ट ने अपने मॉडल में बताया था, तो इसके इलेक्ट्रॉन भी 13 हो जाएंगे। अब अगर इसके न्यूट्रॉन निकालेंगे तो फॉर्मूला हमें मालूम होता है, A इज इक्वल टू Z प्लस N। A है 27, Z है 13 प्लस N, तो यहाँ से जब N निकाला जाएगा तो आ जाएगा 40। तो इस तरह से आते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालने होते हैं। आइसोटोप्स, इससे भी एक क्वेश्चन आता है, आइसोटोप्स और आइसोबार की डेफिनेशन पूछी जाती है। तो कुछ एलिमेंट, कुछ सेम एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है और एटॉमिक मासेस डिफरेंट होते हैं, तो वो कहलाते हैं आइसोटोप। एन एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैज सेम एटॉमिक नंबर but different atomic mass known as isotopes. For example, यहाँ पर जैसे 1H1 हो गया, हाइड्रोजन के आइसोटोप होते हैं 1H1 हाइड्रोजन, 1S2 ड्यूटीरियम, 1S3 ट्राइटियम। तो इनके नाम होते हैं हाइड्रोजन, ड्यूटीरियम, ट्राइटियम। एनसीईआरटी में एक HDT सिंबल दिए गए हैं और इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन टेबल फॉर्म में निकालने के लिए कहा गया। तो HDT का मतलब यही हाइड्रोजन, ड्यूटीरियम और प्रोटोनियम है। दूसरा एग्जाम्पल जैसे समझ लेंगे, ऑक्सीजन 816 होता है, 8 ऑक्सीजन 18 भी होता है, क्लोरीन 1735 भी होता है और क्लोरीन 1737 भी होता है। और इसी तरह से कार्बन के समझ लेंगे, कार्बन 6C612 भी होता है और C614 भी होता है। ऐसे और भी बहुत सारे आइसोटोप्स होते हैं। अब दूसरा इसमें समझ लेंगे आइसोबार के बारे में। आइसोबार जस्ट इसी का अपोजिट होता है। इसमें एटम जो है वो डिफरेंट एलिमेंट के होते हैं और उसमें एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो जाता है जबकि एटॉमिक मास जो है वो सेम रहता है। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, एन एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैज सेम एटॉमिक मास, उल्टा कर देंगे, सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, known as
आइसोबार्स। इनके एग्जाम्पल समझ लेंगे। इसमें जो एटम होता है वो डिफरेंट एलिमेंट का होता है, तो इसमें जैसे हो जाएगा आपका एग्जाम्पल में आर्गन 18, 40 और कैल्शियम 20, 40। और एक एग्जाम्पल हो जाएगा सोडियम का 11, 24 और मैग्नीशियम का 12, 24। तो ये हो गए आइसोबार के एग्जाम्पल। अब इसमें कुछ आइसोटोप्स के एप्लीकेशन होते हैं, वो समझ लेंगे। एप्लीकेशंस ऑफ आइसोटोप्स। तो इसका यूज, इसमें जो यूरेनियम के आइसोटोप होते हैं उसका यूज किया जाता है एज अ न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर। और दूसरा कोबाल्ट का, कोबाल्ट के जो आइसोटोप हैं, कोबाल्ट एज अ ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कैंसर। और इसमें आयोडीन हो गया, आयोडीन। आयोडीन का यूज एज अ ट्रीटमेंट ऑफ ग्वाइटर। ग्वाइटर जो डिसीज होती है उसमें उसके ट्रीटमेंट में आयोडीन आइसोटोप का यूज किया जाता है। तो ये वन शॉट रिवीजन हो गया स्ट्रक्चर ऑफ एटम का। और जो नेक्स्ट आपको वीडियो मिलेगा उसमें एटम एंड मॉलिक्यूल्स का इसी तरह से वन शॉट रिवीजन कराया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।